पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि उपराष्ट्रपति पद का दावेदार जो एनडीए की तरफ से उसके एवज में इंडिया गठबंधन किसे प्रत्याशी उतारेगा। हर कोई इसी बात की चर्चा कर रहा था। मीटिंगें हो रही थी, लेकिन एक मीटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुई। लेकिन जैसे ही उस मीटिंग का खुलासा हुआ, वैसे ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि यह मीटिंग सिर्फ पार्टी की मजबूती के लिए, सरकार के तमाम योजनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि कुर्सी पाने के लिए हुई है। यह मीटिंग तकरीबन 1 साल पहले भी हुई थी, तब अदावत चरम पर थी और माना जा रहा है इस बार भी अदावत इस चरम पर पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने लोगों से ही लड़ना भिड़ना पड़ रहा है। जी हां, मुलाकात हुई है दो दिग्गज नेताओं की, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज की बड़ी खबर बता रहा हूं, इन सब के बीच जब पूरा देश उपराष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत पर दाव लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चा हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। साल 2024 लोकसभा का चुनाव परिणाम आ चुका था। बीजेपी 240 पर सिमट गई थी। बैसाखी पर सरकार बनी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। मोदी शाह ने दबाव डाला योगी आदित्यनाथ पर, कुर्सी छोड़ो, क्योंकि नैतिकता के आधार पर तुम्हें यह साबित करना होगा कि गलती तुम्हारी थी। उत्तर प्रदेश को, मैं बीजेपी को जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी उठाओ, मोदी सरकार में शामिल हो जाओ, कैबिनेट मंत्री बन जाओ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को छोड़ दो। खबर यह आई कि उसी मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को खरी खोटी सुना दी थी कि जब तुमने अपने मन से उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी उतारे तो मैं कौन होता हूं जीत हार का जिम्मेदार। अदावत चरम पर थी। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ कभी भी दिल्ली नहीं गए और जब गए तो उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की, आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात की। लेकिन एक और खेमा उत्तर प्रदेश में खड़ा हो गया था। यह खेमा था केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर मोदी और शाह ने हाथ रख दिया था। 10 साल का जो इतिहास मोदी शाह का रहा, केशव प्रसाद मौर्य खुद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समझने लगे थे। कहा जाने लगा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उधर योगी की तरफ से दावा कर दिया सरकार बड़ी होती है, संगठन बाद में। ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। एक बार की तो लगा था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी गई, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़े, दलित, आदिवासी और ब्राह्मण और सवर्ण वर्ग के विधायक केशव प्रसाद मौर्य के खेमे में खड़े हो गए थे, तो सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय समाज के विधायक ही योगी आदित्यनाथ के साथ थे। पलड़ा बहुत हल्का था। अचानक से आरएसएस की एंट्री हुई और आखिरकार योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बच गई। यह पुरानी कहानी इसलिए आपको सुनाई है जिससे अगली जो कहानी, अपडेटेड कहानी है, अपडेटेड जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचे। एक मुलाकात हुई है। मुलाकात का देखिए, अमर उजाला की खबर है। खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की 45 मिनट की लंबी मुलाकात हो गई और अटकलें और चर्चाएं तेज हो गई। इससे पहले भी कई बार मुलाकात हुई, किसी कार्यक्रम में हुई, तमाम जगह। लेकिन खास बात यह रही कि केशव, ब्रजेश पाठक तो चले जाते हैं अभी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य आज भी बहुत दूरी बनाकर रखते हैं योगी आदित्यनाथ से, और योगी आदित्यनाथ भी उतनी ही उचित दूरी केशव प्रसाद मौर्य से बनाकर रखते हैं। बहुत बड़ा सरकारी कार्यक्रम हो जाए, लग जाए, तो शायद एक साथ नजर आए। पिछले 1 साल में शायद 2 से 3 बार ही नजर आए होंगे। अदरवाइज एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने वाला स्लोगन लेकर चलते हैं। ना वो इनके साथ नजर आते, ना ये उनके साथ। ना केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर हैंडल पर योगी की मौजूदगी नजर आती है, ना योगी के ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल पर कभी केशव प्रसाद मौर्य की। और अब देखिए, अचानक से मुलाकात हुई। अचानक से मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस कहानी की तरफ। यह केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक की मुलाकात इतनी आसान मानी जा रही है? नहीं। इसमें माना जा रहा है कि जो पिछले 15 दिनों में घटित हुआ उसका निचोड़ यह है कि अब वक्त आ गया है कि कुछ बड़ा किया जाए। बड़ा का मतलब जो सपना केशव प्रसाद मौर्य को मोदी और शाह ने दिखाया था, उसे धरातल पर लाना है। क्योंकि यह तय हो चुका है कि आरएसएस किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी साहब को 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना नहीं चाहता। एक डील और की गई थी कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन आरएसएस जानता है कि मोदी रहे या शाह, चलेगी फिर इन्हीं की। इसलिए कह दिया गया साफ साफ लफ्जों में कि अमित शाह अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, और ज्यादा जिद की तो हो सकता है कैबिनेट से भी उनका इस्तीफा करा दिया जाए। ऐसे में किसी भी कीमत पर अपने इस अपमान का बदला लेने की एक नई कवायद शुरू हुई। यह हर कोई जानता है कि अगर आरएसएस ने सीधे सीधे किसी मुख्यमंत्री पर सर पर हाथ रखा है, पूरा समर्थन दिया है, तो वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ विधायकों के मामले में उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कमजोर है। उनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय विधायक है, जिसमें से कई क्षत्रिय विधायक भी उनके खिलाफ हैं। हाल ही में एक बयान आया था, वो बयान पहले आपको सुनाता हूं, सुनिए।
जी, आनंदीबेन पटेल का यह बयान था। आनंदीबेन पटेल ने वैसे तो बड़े सरल शब्दों में कहा था कि रामलला के दर्शन होना बड़ा आसान है उत्तर प्रदेश में, लेकिन फाइलों के दर्शन होना बड़ा मुश्किल। इसके बाद अलग अलग तरीके से इसे लिया जाने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि देखो, जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको उनके लिए बोला है, उन पर टिप्पणी की है आनंदीबेन पटेल ने, राज्यपाल ने। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये टिप्पणी पहले भी हो सकती थी, क्योंकि अधिकारी अगर अच्छा काम करते हैं तो कहा जाता है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छा काम किया, और अगर अधिकारियों की बुराई की जा रही है, उनकी खामियां, उनकी कमियां बताई जा रही हैं, उन्हें यह बताया जा रहा है कि वो काम नहीं करना चाहते, तो समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार फेल है। जी हां, संकेतों में ही सही, लेकिन आनंदीबेन पटेल ने बता दिया था योगी सरकार फेल है, फ्लॉप है। 2 दिन बाद वो बात अलग है कि मोहन भागवत सामने आए और उन्होंने मोदी सरकार को फ्लॉप और फेल बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो 2 मूलभूत सुविधाएं मोदी सरकार नहीं दे पाई। उन्होंने कहा है कि आज भी लोग इसके लिए बड़े परेशान रहते हैं, यानी मोदी सरकार फ्लॉप है। उधर आनंदीबेन पटेल, जो मोदी शाह की खास है, उन्होंने योगी सरकार को फेल बताया, और आरएसएस जो योगी को समर्थन करता है, उसने मोदी की सरकार को फेल बताया। इसी बीच अचानक 40 विधायकों की बैठक हो जाती है। ये तस्वीरें देखते चलिए। ये कुटुंब परिवार से 40 ठाकुर विधायक अचानक से मुलाकात करते हैं, गुलदस्ते दिए जाते हैं, मुस्कुराया जाता है, चेहरे पर एक भीनी भीनी मुस्कान होती है। ये आनंदीबेन पटेल के एक बयान के फौरन बाद हुई मुलाकात थी। 11 अगस्त को यह मुलाकात होती है, मेल मिलाप होता है। खबर यह थी कि इस पूरे मीटिंग को, इस पूरी जो मुलाकात हुई है कुटुंब परिवार की, इसको बहुत शांति के साथ रखा जाएगा, क्योंकि वक्त आने वाला है कि कभी भी बगावत करनी पड़े। इसलिए खास तौर पर ठाकुर विधायक, फिर बोल रहा हूं, 40 ठाकुर विधायक एक छत के नीचे मिलते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें बाहर आ जाती हैं। जैसी ये तस्वीरें बाहर आती हैं, वैसे ही ये पूरे के पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने वाले विधायक साहब आगे आते हैं कि उनके परिवार में एक बच्ची का जन्मदिन था, पार्टी का आयोजन किया गया था, परिवार के लोग बुलाए गए थे, और साथ में कई पारिवारिक मित्र भी। लेकिन सवाल उठता है कि परिवार की बात तो ठीक है, लेकिन पारिवारिक मित्र सिर्फ क्षत्रिय जाति के, और वो भी सारे के सारे विधायक और सारे क्षत्रिय जाति के कैसे हो सकते हैं? मैं इसमें बीजेपी के विधायकों का जिक्र नहीं कर रहा, केवल इसमें बागी विधायक भी हैं और राजा भैया जैसे निर्दलीय विधायक भी। सिर्फ एक विधायक के, एक ठाकुर विधायक के सारे पारिवारिक मित्र ठाकुर ही कैसे होंगे, ठाकुर विधायक ही कैसे होंगे? ना ब्राह्मण, ना दलित, ना पिछड़े जाति से आने वाले ऐसा पारिवारिक मित्र कौन से होते हैं? दरअसल ये कुटुंब परिवार के नाम पर पूरा प्लान सेट किया जा रहा था। अचानक से एक और खबर आती है। खबर ये कि देखिए, इसमें बताया गया लखनऊ में विधायकों की पंचायत से घबराई भाजपा। 11 अगस्त को लखनऊ में ठाकुर विधायकों की पंचायत हुई, और फिर 12 अगस्त को कुर्मी विधायकों की पंचायत हो गई। 11 अगस्त को ठाकुर विधायक बैठते हैं, सबको पता है किसके लिए, और 12 तारीख को कुर्मी जाति से ताल्लुक रखने वाले तमाम विधायक एकजुट हो जाते हैं। अब यह भी आप जानते हैं किस लिए। और अचानक से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मुलाकात हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस अगस्त के महीने में, या फिर ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, इन्हीं के बीच एक बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर घट सकता है। क्या वाकई बाबा की विदाई पक्की मानी जा रही है? नमस्कार।